हेलो एवरीवन, ऑडिट अमेंडमेंट सीरीज आज लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस किया. वी टॉक्ड अबाउट amendments which were given in the RTP of CA final audit old and new course, which basically talked about two amendments, one relating to code of ethics networking guidelines and second relating to resignation of auditor in case of listed entities and their material subsidiaries. ये दो अमेंडमेंट हमने हमारे लेक्चर 1 में डिस्कस किया, जिसको हमने यूट्यूब पे शेयर किया. एंड इससे आरटीपी 2020 में जितने भी अमेंडमेंट्स न्यू एंड ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए मई 2020 से एप्लीकेबल है वो डिस्कस हो गए. नाउ इन द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर आस audit amendment series for May 2020, we are going to discuss all the amendments which have come up in the study material फॉर मे 2020. इंस्टीट्यूट ने 2019 के स्टडी मटेरियल को रिवाइज कर दिया और 2020 के लिए उन्होंने अपने स्टडी मटेरियल को अपडेट कर दिया. और ऑडिट के स्टडी मटेरियल में प्राइमरली चेंजेस दो तरह के हुए. एक, कुछ अमेंडमेंट्स उन्होंने किए बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू टॉपिक्स इन द कोर्स और अमेंडिंग द टॉपिक्स बिकॉज ऑफ एनी चेंजेस इन द लॉ. एंड सेकेंड वाज बेसिकली एडिंग अप मोर क्वेश्चंस. इसलिए आप देखेंगे तो आप जो लेक्चर 1 मैंने लिया था उसमें कहा था कि हमारी इस ऑडिट अमेंडमेंट सीरीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पार्ट 1 आरटीपी रिलेटेड अमेंडमेंट, पार्ट 2 स्टडी मटेरियल में जो कंटेंट अमेंड हुआ है वो, और पार्ट 3 में वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स व्हिच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज एंड आल्सो इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज इन द स्टडी मटेरियल एज वेल एज व्हिच हैज कम इन द आरटीपी. तो ये हमारे लेक्चर 2 में हमें क्या अमेंडमेंट्स कवर करना है. तो स्टडी मटेरियल में अगर आप देखेंगे प्राइमरली अमेंडमेंट जो हुए हैं वो दो जगह हुए हैं. First is again audit committee and corporate governance thing which is most prone to amendment. In fact अभी recently 10 January 2020 को भी एक छोटा सा amendment उसमें और आ गया, but that is not applicable for May 2020. It will be applicable for November 2020. I will also kind of clarify that particular thing. But yes, audit committee and corporate governance is one area where there are most amendments, and the study material also got amended in that particular sense there. So what we are going to do is सबसे पहले हम ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अमेंडमेंट जो स्टडी मटेरियल में हुआ है वो डिस्कस करेंगे. ये अमेंडमेंट्स को भी आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो. एक, जो स्टडी मटेरियल ने वो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो बेसिकली यू कह सकते हो कि नवंबर 2019 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थे और उसके बाद मई 20 में एप्लीकेबल है बिकॉज लॉ इस दौरान चेंज हो गया. और कुछ ऐसे भी अमेंडमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लॉ के चेंजेस तो 2015, 16, 17, 18 में ही हो गए थे, बट उन्होंने उसे स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया था. यानी व्हाट वी कैन से सिंपली इज कि ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अमेंडमेंट्स हमें जो डिस्कस करने हैं वो सारे वो अमेंडमेंट्स हैं जो स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेटेड है. सम ऑफ देम आर ड्यू टू रिविजन इन द लॉ एंड सम ऑफ देम आर ड्यू टू इंस्टीट्यूट रियलाइजिंग दैट इट वाज नॉट देयर इन द मटेरियल एंड हैज टू बी एडेड अप. And the second part of our discussion is going to be relating to NBFC. NBFC mein there is basically two natures of amendment which have happened. One is with respect to the categorization of NBFCs has changed, and second is there is a new provision of fraud reporting to RBI which has been introduced in NBFC. ये basically आपके fraud reporting directions थे तो 2016 में RBI ने issue किए थे, जिसको इंस्टीट्यूट ने अब आपके स्टडी मटेरियल में incorporate कर दिया. So this gives you a fair idea in terms of what you are going to discuss today in this particular series of lectures, and now we can just simply quickly start doing our discussion. Before I come to that, let me tell you in terms of what kind of notes would you require. तो ये बेसिकली हमारे ओके, सो दिस इज बेसिकली द स्टडी मटेरियल. ऑडिट बैच 5 में हमने ये स्टडी मटेरियल बुक लॉन्च करी है, जिसके अंतर्गत व्हाट वी हैव डन इज वी हैव made one book which has the study material of the whole course except special audit जिसके ध्रुवन charts होते हैं, and there is one question bank which has all the questions of all the topics except the special audit जिसको ध्रुवन charts में अलग से cover किया जाता है. Nevertheless, Audit Committee and Corporate Governance Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulation 2015 के notes अगर आप देखेंगे तो in these particular notes what I have done is, अब इसमें कई सारे students के साथ एक ये concern थी कि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स क्योंकि हुए हैं. So there were a lot of students who have taken the classes almost like almost like 6 months or 1 year ago. तो उनके लिए कई सारे अमेंडमेंट्स जो नवंबर 19 में एप्लीकेबल हुए थे वो भी लागू होंगे और अब मई 2020 वाले भी लागू होंगे. So what I have done is I have basically in these particular notes marked areas wherever there are amendments. ये मैंने सारे मार्क कर दिए हैं जहाँ जहाँ पर भी अमेंडमेंट हुए हैं, छोटे बड़े जैसे भी.
और ये सारे नोट्स आपकी fast.edu.in की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी हम ये नोट्स और ये लेक्चर पूरा ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का शेयर कर चुके हैं फॉर ऑडिट 4th बैच स्टूडेंट्स। ऑडिट 5th बैच में ऑब्वियसली सब कुछ अपडेटेड है। द 5th बैच, द लेटेस्ट कंप्लीटेड बैच वी कंप्लीटेड इन जनवरी 2020। सो ये सारे अमेंडमेंट्स उन लोगों के काम आ जाएंगे जिन लोगों को नवंबर 19 के भी अमेंडमेंट्स कवर करना है और मई 2020 के भी अमेंडमेंट्स करना है। इस लेक्चर में हालांकि द अमेंडमेंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू कवर इज ओनली द वंस व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर मई 2020। जहां तक नवंबर 19 की बात है उसके लिए हम अलग से वीडियो भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर चुके हैं और एक यूट्यूब में मेरा नवंबर 19 के अमेंडमेंट का वीडियो भी है जिसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू क्लैरिफाई वंस अगेन, दीज आर ओनली अमेंडमेंट्स व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर May 2020 and were not made applicable for November 19. Now what are these particular amendments relating to? तो ये प्रोविजंस आपको दिए गए हैं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग आउट द प्रोविजन लेट मी एक्सप्लेन यू। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट्स अपने आप में बहुत ही सिंपल है और आप इसे कंसेप्चुअली समझ लोगे तो याद रखने में भी इजी होगा, अदरवाइज इसको मगअप करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये हमारे अमेंडमेंट है विद रिस्पेक्ट टू आवर चैप्टर ऑन ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें हम प्राइमरीली डिस्कस क्या करते हैं, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एलओडीआर। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 है, जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेक्शन जो रेगुलेशन नंबर 16 से स्टार्ट होता है हमारे सीए फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स के सिलेबस में है। इफ यू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप यू समझ लीजिए इसका एक सेक्शन है जो प्राइमरीली बात करता है रूल्स एंड प्रोसीजर्स की, जिसके थ्रू आप कंपनी में एक अच्छी गवर्नेंस स्ट्रक्चर मैनेज कर सकते हैं, विच इन टर्न इज गोइंग टू असिस्ट इन व्हाट, which in turn is going to assist in a better management of the company, protecting the minorities' interest, in fact protecting the interest of all the stakeholders, at the same point of time ensuring compliance of laws and regulations are done. Sorry. So in that particular sense, ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिसेंटली देयर वाज दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट व्हिच वाज मेड, व्हिच वाज प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स विथ सुपीरियर वोटिंग राइट्स। So before actually talking about क्या amend हुआ है, let me give you first a little background about these things. Equity shares with superior voting rights का एक concept है जो सेबी ने जुलाई 2019 ने permit किया. What is this particular concept? बहुत simple है. मुझे एक बात बताओ, रिलायंस, टीसीएस, ऐसे किसी भी बड़ी कंपनी की अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो क्या आपके शेयर्स इक्विटी शेयर्स खरीदने का कारण होता है ए कैपिटल अप्रिसिएशन, बी डिविडेंड्स, सी वोटिंग राइट्स, और डी एवरीथिंग? तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट a retail investor is really not interested in the voting rights. He is purely interested in the capital appreciation and to some extent dividends. इसका मतलब यह है कि अगर मुझे एक ऐसा शेयर मिल जाए जिसमें वोटिंग राइट्स ना हो और थोड़ा सस्ता मिल जाए तो मैं प्रेफर करूंगा उस तरह का शेयर खरीदना। पर इक्विटी शेयर्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें वोटिंग राइट्स होना चाहिए। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या सिंपली इक्विटी शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। Companies Act 2013 permitted companies to issue shares with different classes. And when I say shares of different classes, it means कि कंपनी अलग अलग तरह के शेयर्स इश्यू कर सकती है, कुछ में ज्यादा डिविडेंड राइट्स, कुछ में कम डिविडेंड राइट्स, कुछ में ज्यादा वोटिंग राइट्स, कुछ में कम वोटिंग राइट्स।
और इस तरह के शेयर्स टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, जैन इरिगेशन, इस तरह की कंपनी ने इशू भी किए। बट प्रॉब्लम ये आ गई कि सेबी ने कह दिया कि अगर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स जारी करते हो तो हम आपकी कंपनी को लिस्ट नहीं करने देंगे। यानी एक अनलिस्टेड कंपनी के पास अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर है, जिसमें वो कुछ लोगों को कम वोटिंग राइट्स देता है, नॉर्मली रिटेल या पब्लिक इन्वेस्टर्स की वोटिंग राइट्स शेयर्स पे प्रोपोर्शनेटली कम है इन कंपैरिजन टू द फाउंडर्स प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, सो इन दैट केस वी विल नॉट अलाउ योर कंपनी टू लिस्ट योर शेयर्स एनी मोर। अब इससे क्या हुआ, जो स्टार्टअप तरह की कंपनीज थी, जिन लोगों को क्या करना होता है, दे एक्चुअली हैव टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्यों? बिकॉज यहाँ क्या होता है, देयर इज अ स्टार्टअप प्रमोटर ग्रुप जो शुरू करता है और एक इन्वेस्टर ग्रुप होता है जो उसमें पैसा लगाता है। इन्वेस्टर ग्रुप का ऑनेस्टली स्पीकिंग मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, यानी उसे वोटिंग राइट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे डिविडेंड और अपनी एग्जिट प्राइस, कैपिटल अप्रिसिएशन में इंटरेस्ट होता है। बट प्रमोटर ग्रुप चाहता है कि यार मेरे वोटिंग राइट्स मेरे पास सिक्योर्ड रहे, ताकि कंट्रोल मेरा कंपनी पर बना हुआ रहे और एक होस्टाइल टेक ओवर कभी ना हो जाए। तो उस एंगल से स्टार्टअप कैटेगरी ऑफ कंपनी, पर्टिकुलरली इन द टेक्नोलॉजी स्पेस, had this particular problem, they represented it to SEBI कि आप please allow करिए ना। जुलाई 2019 में SEBI said that certain specified industries primarily relating to technology inventions and you can say kind of IT companies or definitely kind of startup companies, if they want they can have shares with superior voting rights, जिन्हें simply SR equity shares, superior rights इक्विटी शेयर्स कहा जाएगा। और वो ये सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर सिर्फ और सिर्फ अपने फाउंडर प्रमोटर्स को इशू कर सकती है। और ऐसे केस में ये कंपनी को हम लिस्टिंग की परमिशन देंगे। ऑब्वियसली बात है, लिस्ट ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे, ये सुपीरियर राइट के शेयर्स लिस्ट नहीं होंगे। और सुपीरियर राइट्स में द राइट्स विच विल बी देयर विद दी शेयर्स कुड बी 2 to 10 times ऑफ द नॉर्मल वोटिंग राइट्स। And after a period of 5 years, these superior right shares will automatically get converted into ordinary shares. And these superior right shares cannot be sold or transferred by the promoter or the founder. It will have to be kept with itself. After 5 years, it will get converted into ordinary shares और फिर ये normally deal होंगे। हाँ, इस दौरान अगर promoter founder group की death हो जाती है, then definitely these will immediately get converted into ordinary shares. ये लॉजिक से सेबी ने जुलाई 2019 में सुपीरियर राइट के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स प्रमोटर फाउंडर ग्रुप को इशू करने की परमिशन दी और कहा कि आप दूसरे ऑर्डिनरी शेयर्स पब्लिक को जारी करके अपनी कंपनी की लिस्टिंग करा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन में एसेंशियली होगा क्या कि से फॉर एग्जांपल देयर इज दिस पर्टिकुलर कंपनी जिसका देयर इज दिस वन फाउंडर and then there are so many public shareholders. Let's say for example कि इस particular company में इसके पास एक शेयर है और इन सब के पास एक शेयर है। ये भाई साहब चाहें तो ये सुपीरियर राइट्स के इक्विटी शेयर्स अपने पास रख सकते हैं और ऑर्डिनरी शेयर्स पब्लिक में जारी कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी राइट 10 टाइम्स है, कौन सी? वोटिंग राइट्स। तो इसके बेसिस पे इफेक्टिवली होगा ये कि शेयर नंबर में इसके पास एक है, लेकिन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वोट इज 10 टाइम्स द वोट ऑफ द अदर शेयर होल्डर्स। इसका मतलब इफेक्टिवली कंपनी में अगर 5 शेयर्स हैं तो 5 में इसकी वोटिंग राइट जो 20% अदरवाइज होना थी वो उसकी जगह अब 10/14 हो जाएगी। And that is why he'll be able to control the company. The others may not really mind it too much because हो सकता है उनके shares कम प्राइस पे लिस्ट हुए हों क्योंकि उनमें वोटिंग राइट्स प्रोपोर्शनेटली या रिलेटिवली कम है और ऐसे भी उनका इंटरेस्ट वोटिंग राइट्स में नहीं था। Just a simple example, obviously ये 4 की जगह 4,000 4 लाख शेयर होल्डर्स होंगे because it will be listed company तो widely distributed amongst public. अब इस पर्टिकुलर कंपनी को आप देख के बताइए क्या प्रॉब्लम आपको नजर में आती है। I'm sure seeing this you can very safely conclude
that there's going to be a big problem of corporate governance, primarily with respect to these non-controlling shareholders, because क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग राइट सिक्योर कर लिए हैं कम शेयर्स खरीद के भी प्रमोटर फाउंडर ने, तो हो सकता है कि वो सारे के सारे डिसीजंस अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ले, एंड दैट इज व्हाई दीज माइनॉरिटीज में एंड अप सैक्रिफाइसिंग देयर इंटरेस्ट. और जब भी आपका ऐसा रिस्क होता है तो हम क्या करते हैं, वी बेसिकली इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, and that is precisely basically the reason why all these amendments have come into place. तो ये जो सारे अमेंडमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आई एम नॉट एक्चुअली टेलिंग यू अबाउट व्हाट डू आई मीन बाय सुपीरियर वोटिंग राइट शेयर्स, बिकॉज दैट इज मोर ऑफ अ कंपनी लॉ मैटर. आई थिंक आई हैव kind of already defined that particular thing to you just for the sake of your understanding. But I will rather focus on the amendment which has come up in the LODR. A company having outstanding superior right equity shares, and when I say superior right equity shares, these are basically shares with superior voting rights. आउटस्टैंडिंग क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं तब तक ही रहेंगे जब तक सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है. जैसे मैंने बताया 5 साल बाद ये ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये प्रोविजंस लागू होना बंद हो जाएंगे. तो कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, ऑब्वियसली किस कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, एक लिस्टेड कंपनी की जिसके ऊपर क्या लागू होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम अंडर LODR. shall have to follow increased compliances with respect to what, किन चीजों से रिलेटेड उसके compliances थोड़े से बढ़ जाएंगे या ज्यादा यू बोलिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा. तो बहुत सिंपल है. LODR is basically regulations of SEBI. Within these regulations you can simply jot down regulation 17 is with respect to what, composition of board of directors. 18 is basically relating to audit committee. 19 is relating to nomination and remuneration committee, NRC. 20 is a stakeholder रिलेशनशिप कमिटी, जिसको आप किसी ज़माने में इन्वेस्टर ग्रीवियंस कमिटी भी कहते थे. एंड 21 इज विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. इन्हें याद रखना भी बहुत सिंपल है. देखिए 17 रेगुलेशन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है, 18 ऑडिट कमिटी की है, और आप यूँ समझ लीजिए कि इसके बाद की जो जो रेगुलेशंस है वो क्या है. तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का प्राइमरली काम होता है डायरेक्टर्स को रिक्रूट करने से पहले वो नॉमिनेट करती है डायरेक्टर्स, उनकी प्रोफाइल स्क्रीन करती है, उनकी रेम्यूनरेशन रेकमेंड करती है, और शेयर होल्डर उसके बेसिस पे फिर डायरेक्टर का चुनाव करके उसका अपॉइंटमेंट करते हैं. अब आप ही सोचो ऑडिट कमेटी क्या लगता है आपको, इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्या? हाँ सर, ऑडिट कमेटी तो काफ़ी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी दैट ऑडिट कमेटी में वी हैव पीपल who actually focus on ensuring that board of directors are working properly. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ही पूरा खेल है दोस्तों. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं LODR पढ़ते समय, बट प्राइमरली ये वो लोग हैं जिनका कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टरशिप. दे हैव नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी. So they are not material supplier, service provider, lessor, lessee, buyer, purchaser. As in basically you can say कि इनका financial interest as such कंपनी के साथ कुछ significant नहीं है. वोटिंग पावर्स वगैरह की आपकी लिमिट होती है 2% से ज़्यादा नहीं है. वी नॉट गेट इनटू द डेफिनेशन ऑफ दैट. बट ऐसे डायरेक्टर आपकी बोर्ड में होंगे तो ये लोग इंश्योर करेंगे कि डिसीजन अनबायस्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो, सबके इंटरेस्ट में लिए जाएं. क्योंकि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मेजॉरिटी हो गई बोर्ड की तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, प्रमोटर ग्रुप, फाउंडर ग्रुप के फेवर में डिसीजंस, बायस्ड डिसीजंस होने की संभावना है.
विच इज़ लाइक से फॉर एग्जाम्पल सिंपल की रेम्यूनरेशन डायरेक्टर की बढ़ाना है और ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने या शेयर होल्डर्स के सामने आएगा और उसमें मेजॉरिटी फाउंडर ग्रुप की है जो डायरेक्टर्स भी हैं, तो इजीली ये रिजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा विच में नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। तो हमें इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या करते हैं, वी बेसिकली मेक कमिटीज, independent committees, and we introduce independent directors to participate a little more in our business. So now with this particular background, ये सारी कमिटीज में आप देखोगे तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे ये कमेटी के रेगुलेशन नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, आप यूँ समझ लो दिमाग में समझने के लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट इसमें कम होती जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ज़्यादा होना चाहिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में। तो इसका बेसिकली काम क्या है, स्टेक होल्डर की ग्रीवियंसेस को मैनेज करना, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको एड्रेस करना। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी डेफिनेटली कंपनी में क्या फ्यूचर में रिस्क हो सकते हैं उसको पहले से प्रेडिक्ट करके उसके लिए पहले से तैयारी करेगी। तो इसमें डेफिनेटली हमें वो लोग चाहिए जो लोग डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब आपको समझना क्या है, इनके प्रोविजंस क्या थे तो और अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो यूजुअली एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, 1/3 और हाफ। ये किस पे डिपेंड करता था, बेसिकली ये डिपेंड करता था कि आपका चेयरपर्सन कौन है। तो अगर आपका चेयरपर्सन, इफ लेट्स से द सीएम चेयरमैन, if the chairman is a non-executive director and he is also not related to the promoter group, then 1/3. Else if the chairman is executive director or basically related to the promoter group, then independent directors की संख्या होती थी हाफ। ये बेसिकली आपकी लिमिट थी किसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। बस अब यहाँ पे क्या अमेंडमेंट हो गया है, अमेंडमेंट ये हो गया है कि कंपनी विथ outstanding superior right equity shares, instead of having 1/3 or half, will always require to have half of their board as independent directors. तो 50% of the board should be independent अगर आपके यहाँ superior right वाले equity shares हैं। ऑडिट कमेटी के अंतर्गत क्या हुआ करता था, ऑडिट कमेटी में कंडीशन होती थी कि 2/3 of the audit committee should be of independent directors। अब वो अमेंडमेंट हो गया, क्या हो गया है, all to be independent director। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में क्या होता था, यहाँ होता था हाफ ऑफ द नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे हो गया है 2/3 ऑफ देम टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यहाँ होता था स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में देयर शुड बी एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में पर से अगर आप देखो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हर जगह सिंपली क्या कर दिया गया है कि अब इन कमेटी के 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अगर आप चेयरपर्सन की बात करो कि चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, तो इफ आई टॉक अबाउट द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी में चेयरपर्सन का इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता था, तो इसमें एज सच कोई चेंज नहीं है। अगर आप नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी की बात करो तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में भी चेयरपर्सन का इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता था। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात करो तो वहाँ पे एज सच चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना जरूरी होता था, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में चेयरपर्सन का डायरेक्टर होना जरूरी होता था। पर ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन में। इनफैक्ट आप अपनी समरी के लिए चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिनिमम कितने लोगों की होना चाहिए, 3 और कुछ केसेस में 6। ये अमेंडमेंट आया था बेसिकली जो नवंबर 19 में ही एप्लीकेबल हो गया था, जो टॉप 1000-2000 कंपनीज के लिए था, जिसमें 6 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 1 वुमन डायरेक्टर की कंडीशन थी। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट होना चाहिए, तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स एटलीस्ट कितने हैं, 3। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में भी 3 डायरेक्टर्स का एटलीस्ट होना जरूरी है, यहाँ भी 3 डायरेक्टर्स का एटलीस्ट होना जरूरी है। यहाँ पे नंबर्स की कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ये थी कि इसमें मेजॉरिटी टू बी डायरेक्टर्स। पर ये जितनी चीजें मैंने ब्लैक में लिखी है ये सिर्फ एक आप यूँ समझ लो एक सिनॉप्सिस के लिए लिखा हुआ है, अमेंडमेंट किसी में भी नहीं आया है, वो सब सेम है।
अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ एक जगह है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो आपको रखना होंगे वो चेंज हो जाएंगे। और ये मैंने इस तरह से आपको सिर्फ इस कारण से ऐसे बताया ताकि आपको याद रखने में बहुत आसान हो जाए। कैसे याद रखना है, तो आपको रेगुलेशन याद हो गई, 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर इंडिपेंडेंस के सीक्वेंस में चलना है। ऑडिट कमेटी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, उसके बाद नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप की बात है, ग्रीवियंस सॉल्व करना है तो पूरी इंडिपेंडेंट ना भी हो तो चलेगी। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी तो डेफिनेटली कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए है, तो उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट प्राइमरली बहुत ज़्यादा ना हो तो चलेगा। तो ये सीक्वेंस हो गया आपका 17, 18, 19, 20 और 21 रेगुलेशन नंबर्स का। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए थे, तो दे यूज्ड टू बी ईदर 1/3 और हाफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वी कवर इन द रेगुलर क्लास, दैट डिपेंड बेसिकली आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव है। अब ऐसा बोल दिया अगर आपके यहाँ आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट शेयर्स हैं तो आपको कंपल्सरीली 50% ऑफ द बोर्ड क्या रखना होगी, यू विल हैव टू कीप इट एज पीपल और बेसिकली ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो आप यूँ कह लो कि अगर आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव था तो उस पर्टिकुलर केस में पर से ऐसे भी आपको आधे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना थे, अभी भी आधे रखने, तो वहाँ पे आपके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। आधे का मतलब क्या होता है वो आप समझते हो, अगर आपके 10 डायरेक्टर है तो 5 इंडिपेंडेंट होना चाहिए, 11 है तो 5.5 यानी 6 होना चाहिए, जो भी आपका अपर इंटीग्रल होता है उस पर आप ले आते हैं, बिकॉज एटलीस्ट लिमिट्स। ऑडिट कमेटी पे अगर आप आएंगे तो ऑडिट कमेटी की कंडीशन क्या हुआ करती थी, तो उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होना थे, जिसमें कि 2/3 आपके क्या होना जरूरी थे, इंडिपेंडेंट। लेकिन अब अगर आपकी कंपनी में एसआर है तो फिर 100% ऑफ द डायरेक्टर्स इन ऑडिट कमेटी शुड बी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आपका प्रोविजन क्या है, आपका नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, उसमें इंडिपेंडेंट कितने होना चाहिए थे, आधे, तो 2/3 से थोड़ा कम है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और अब वहां पे भी कितने चाहिए, 2/3। देन आपकी टॉकिंग अबाउट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब वहां भी क्या हो गया, 2/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ दैट कमेटी शुड बी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रिस्क मैनेजमेंट में तो कोई कंडीशन ही नहीं थी इंडिपेंडेंट रखने की, पर अब वहां पे भी आपको 2/3 इंडिपेंडेंट रखना पड़ेंगे। यानी याद रखने के लिए बहुत ही आसान है कि ये 3 जगह तो आपके जो लिमिट्स हो गई हैं वो क्या हो गई हैं, 2/3 हो गई हैं। और यहाँ पे आपकी लिमिट्स अलग है, एक जगह हाफ और एक जगह ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। So I hope this is very clear to you in terms of what are the changes which have happened just because of equity shares with superior rights which have been introduced. ये बोर्ड नोट्स मैं आपके साथ fast.edu.in की वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा, आप उसको वहाँ से क्विकली देख सकते हो। आपको नोट से एक बार अगर रेफर करना है इसको तो आई जस्ट क्विकली शो इट टू यू फ्रॉम द नोट। सबसे पहले यहाँ पे ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस दिए हुए हैं। ऑडिट कमेटी में मिनिमम इंडिपेंडेंट कितने होना चाहिए, 2/3। लेकिन अगर एक लिस्टेड एंटिटी है जिसमें आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स हैं, दैट इज शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स, देन द कमिटी विल कंप्राइज ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये आपका एक अमेंडमेंट है। कूल। रेगुलेशन 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड अपन अमेंडमेंट देख लेते हैं। वहां पे क्या दिया गया है, सो अगेन इफ वी टॉक अबाउट हियर सुपीरियर राइट्स वाले शेयर्स के केस में आपको बोला गया है लिस्टेड कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये सारी लिमिट आप समझ गए, ये सारी एटलीस्ट है, तो इसका मतलब कंपनी विद आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर टू हैव, यू कैन जनरली फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग से मोर देन इक्वल टू, एटलीस्ट तो आधे भी चलेंगे, ऑल, मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू। कूल। तो यहाँ पे आपका ये लिमिट आ गई कितने की, तो दिस इज बिकम सॉरी, सो एटलीस्ट हाफ हैज टू बी व्हाट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। चलिए देन इसके बाद में लेट्स जंप टू, तो रेगुलेशन 17, 18 हो गई। लेट अस गो टू रेगुलेशन 19 विच इज नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। हम यहाँ पे इसको लॉजिक वाइज पढ़ते हैं, नॉट रेगुलेशन वाइज, इसलिए नोट्स में आपको ये चीज़ें आगे पीछे मिल सकती हैं। रेगुलेशन 19 नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, कंडीशन है कि इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए थे, जिसमें क्या कहा गया था कि आधे होना चाहिए थे इंडिपेंडेंट। यही चीज़ अब चेंज हो गई है और अब बोल दिया है कि 2/3 आपके नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी के डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये रेगुलेशन 19 हो गई। रेगुलेशन 20 पे आ जाए अब अपन, दैट इज टॉकिंग अबाउट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। कूल। इसमें आप देखिए यहाँ पे कहा गया है कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी में व्हाट विल हैपन इज,
कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट होना था, पर एसआर अगर है तो अब वहां पे भी 2/3 होना चाहिए। और रेगुलेशन 21 रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इसमें सिर्फ ये है कि मेजॉरिटी मेंबर डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इस कमेटी में नॉन डायरेक्टर्स भी मेंबर हो सकते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन अगर एसआर है तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 2/3। So I hope this one amendment is very clear to all of you. I will be sharing the detail notes also. इसके साथ ड्रोन चार्ट्स भी हैं, बट ये क्योंकि अलग अलग जगह है तो मैंने इसको यहाँ पे एक जगह समराइज करके आपको बता दिया। ठीक है, तो दिस इज वन अमेंडमेंट विच इज रेलिवेंट फॉर May 2020। और क्या अमेंडमेंट है इसके अलावा जो हमें देखना है, तो ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, LODR related, the changes which have happened in the law, because of which there are primarily two amendments. One due to superior right equity shares related amendments, जिसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको चेंज करके रखने होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रखना है वो चेंज हो जाएंगे। एंड आपका दूसरा जो अमेंडमेंट है, दिस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू, ओके, so this particular amendment is very specific and it is relating to chairman of specified listed company. ये लॉ के चेंजेस के कारण ये अमेंडमेंट है विच आर applicable from May 2020। लेकिन इसके अलावा स्टडी मटेरियल 2020 में there are few other amendments which basically relate to changes in law which actually happened prior to 30th April 2019। 30 अप्रैल 2019 कट ऑफ डेट होती है नवंबर 2019 के अमेंडमेंट्स के लिए। उसके बाद के जो अमेंडमेंट्स थे नवंबर 2019 के, इनफैक्ट आप इसको चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 से पहले के आपके जो अमेंडमेंट्स है वो किसके लिए एप्लीकेबल हो गए थे? सॉरी यार, इसको आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर, हम तो नहीं हो रहे हैं, आप ही हो रहे हो क्या? इसको इनफैक्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो चेंजेस लॉ में हुए ये हुए 30 अप्रैल के बाद 31 अक्टूबर तक। इसके अलावा कुछ चेंजेस हैं जो बेसिकली प्री 30th अप्रैल पीरियड के, बट स्टडी मटेरियल में उसमें 2020 में ही इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये अमेंडमेंट्स के ऊपर अभी हमारा फोकस नहीं है, जो रेड में लिखा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है, अब अपन इससे रिलेटेड प्रोविजन डिस्कस करते हैं। लेट अस कम टू द नोट्स, आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। इसमें कहा गया है कि अगर आपकी कंपनी एक आइडेंटिफाइड प्रमोटर ग्रुप वाली कंपनी है, चलिए ये देखिए, दिस इज द अमेंडमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1st 2020, top 500 listed entities shall ensure that chairperson of the board of such entity will be a non-executive director and will also not be related to managing director or CEO of the company. And when I say these provisions are applicable only to specific set of companies, which companies? ये उन कंपनी पे नहीं लगेंगे जिसका कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ग्रुप नहीं है एज पर द शेयर होल्डिंग पैटर्न विच इज बीइंग फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज। और टॉप 500 एंटिटी का मतलब किसके आधार पे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। ये तो खैर प्रोविजंस है, अभी आप इसको छोड़िए, लेट मी एक्सप्लेन यू द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट सबसे पहले किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो व्हाट यू शुड से इज योर कंपनी having identified promoters as per the shareholding pattern which you have filed with the company? तो मैं कहता हूं कि हाँ यार, हमारा एक प्रमोटर ग्रुप है जो आइडेंटिफाइड है। देन अगला सवाल,
whether company ranks amongst the top 500 companies. And when I say top 500 companies, how do I identify which are the top 500 companies? This is to be seen based on the market capitalization on end of the previous financial year. तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आपको असेस करना है कि आप टॉप 500 कंपनीज में आते हैं. टॉप 500 कंपनीज में मार्केट कैप के बेसिस पे जो टोटल टॉप 500 कंपनीज है, प्रमोटर ग्रुप की टॉप 500 कंपनीज नहीं, टोटल 500 कंपनीज प्लस आप प्रमोटर ग्रुप से भी होना चाहिए. अगर ऐसा है तो फिर द चेयरमैन शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव. अब नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब आप लोग समझते हो, यू समझ लो भाई जो रोज ऑफिस नहीं आएगा सिंपल सी भाषा में, या यू कह लीजिए कि जो डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा. तो बोर्ड मीटिंग्स डेफिनेटली अटेंड करेगा, वहां वोट भी करेगा, बट ही विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. तो नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए. अब जैसे आप बात करोगे तो नारायण मूर्ति साहब भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है इन्फोसिस के, बट देन द प्रॉब्लम इज कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैसे हुए, वो तो प्रमोटर है. तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रमोटर कैन बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव. नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब वो डे टू डे बिजनेस बेसिस में बिजनेस में हस्तक्षेप नहीं कर रहे. तो इन्फोसिस में क्या एक आइडेंटिफाइड प्रमोटर ग्रुप है? तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से हम बोलते हैं हाँ है. क्या वो टॉप 500 कंपनीज में आती है? हाँ आती है. तो फिर चेयरमैन आपका नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए. नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या? नारायण मूर्ति साहब भी चेयरमैन हो सकते हैं. तो नॉन एग्जीक्यूटिव तो वो हो सकते हैं अगर वो क्या है, डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. इसके लिए कहा गया है कि वन, दे शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव, एंड सेकंड, दे शुड आल्सो नॉट बी, they should not be related to the managing director or CEO of the company. तो जो भी कंपनी का एमडी और सीईओ है, अगर उससे रिलेटेड ये नहीं है तो चलेगा. प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखने की बात नहीं की है. कोई कंपनी कभी ये नहीं कहेगी कि यार अपनी कंपनी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट रखो. क्यों भैया, कंपनी हमने चलाई है, हमारा पैसा है, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थोड़ी ना, आगे बिजनेस करने के लिए, स्टेक होल्डर को कमा के देने के लिए. तो डेफिनेटली जिनका इंटरेस्ट है वो चेयरमैन हो सकते हैं. तो याद रखना यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी, अगर आप ओनर से इंटरेस्टेड है तो आपको चेयरमैन बनने के लिए मना नहीं किया है. हमने सिर्फ ये बोला है कि भैया आपका जो चेयरमैन है ना, वो आदमी नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है. नॉन एग्जीक्यूटिव यानी जो डे टू डे बिजनेस देख रहा है वो नहीं होना चाहिए. अब आपको चेयरमैन का इंपॉर्टेंस समझना है. सबसे पहले चेयरमैन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? जब भी कोई पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में डेडलॉक आ जाता है. डेडलॉक का मतलब से 10 डायरेक्टर्स है, 5 ने बोला हाँ, 5 ने बोला ना, तो फाइनली कास्टिंग वोट चेयरमैन के पास होगा. अब अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आप समझिए वो क्या करेगा. तो मेरी कंपनी में अभी जो अपन ने डिस्कस किया, सपोज उसके हिसाब से समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आधे नॉन एग्जीक्यूटिव है, ये भी रिक्वायरमेंट है एलओडीआर की, और आधे एग्जीक्यूटिव है, और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है. समझना. तो क्या होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव में डेडलॉक आ गया. सारे नॉन एग्जीक्यूटिव ने बोला मत करो रेजोल्यूशन पास, सारे एग्जीक्यूटिव ने बोला रेजोल्यूशन पास करो, अज्यूमिंग सारे आए भी हैं मीटिंग में. तो कास्टिंग वोट किसके पास हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉरी चेयरमैन के पास. और चेयरमैन फिर अगर क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव आदमी हुआ, तो बात किसकी मानी जाएगी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, और नॉन एग्जीक्यूटिव की नहीं मानी जाएगी. तो इसलिए चेयरमैन का क्या होना जरूरी है? नॉन एग्जीक्यूटिव. तो हमने बोला चलो नॉन एग्जीक्यूटिव रखते हैं, बट अपन किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ही रिलेटेड बना देते हैं. अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिलेटेड मतलब जो मुख्य पोस्ट पर है, जैसे सीईओ या एमडी ऑफ द कंपनी. तो इसके लिए बोल दिया कि वो एग्जीक्यूटिव भी नहीं होगा, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, और साथ ही साथ में कंपनी के एमडी और सीईओ का रिलेटेड पार्टी नहीं होगा. आ गया ये समझ में? ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन टॉप 500 कंपनीज हु हैव आइडेंटिफाइड प्रमोटर ग्रुप. इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि ये प्रोविजन कब से एप्लीकेबल है. सो दिस इज द प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2020. However,
This has on 10th January 2020. The date has been modified, in fact amended to 1st April 2022. इसका मतलब मई 20 की एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को ये नहीं देखना है, इसे छुपा दो। ये लिमिट कब एप्लीकेबल होगी? दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 20, क्योंकि ये अमेंडमेंट आया कब था? 10 जनवरी 2020, और जनवरी 2020 के अमेंडमेंट मई 2020 एग्जाम में लागू नहीं होंगे। नॉर्मली ऐसी चीज से रिलेटेड फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, कभी आ गया तो आपको सिंपली क्या लिखना है उस पर्टिकुलर केस में, तो आप लिमिट लिख देना कि भाई 1/4/20 से एप्लीकेबल है, नीचे एक छोटा सा नोट ऑल लगा देना कि एज पर अमेंडमेंट मेड बाय सेबी ऑन 10 जनवरी 2020 इन द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, द डेट हैज बीन नाउ शिफ्टेड टू 1 अप्रैल 2022। ठीक बात है दोस्त। तो ये आपका दूसरा अमेंडमेंट है। ये दो अमेंडमेंट्स थे प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो हमको करना थे, जो लॉ में चेंज होने के कारण हुए। ये लॉ के चेंजेस 30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के हैं। स्टडी मटेरियल में 30 अप्रैल 2020 से पहले के जो लॉ के चेंजेस है उससे रिलेटेड भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, विच आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर, क्योंकि उसको हम पिछले अमेंडमेंट लेक्चर और क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। हाउएवर, जैसा मैंने पहले बताया था, जिन स्टूडेंट्स को क्यूमुलेटिव अमेंडमेंट्स चाहिए, मैंने नोट्स में क्या किया है, मैंने मार्किंग कर दी है। तो आप देखोगे तो ये मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके सारे अमेंडमेंट्स मार्क कर दिए। आई हैव सिंपली सेड 1, छोटे बड़े जितने भी आपके, ये 3 नंबर है, बीच में कहीं 2 भी होगा अगर 1 आया है तो ये आपका 2 है। ऑडिट कमेटी सिर्फ रेम्यूनरेशन का रिकमेंडेशन देगी, अपॉइंटमेंट का नहीं देगी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। थर्ड आपका लिमिटेड रिव्यू का, जो स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने इनकॉर्पोरेट अभी किया है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो जितनी भी दूसरी कंपनीज के साथ आप कंसोलिडेट कर रहे हो, यानी आपकी जो भी सब्सिडरी है जिनके अकाउंट्स आप कंसोलिडेट करते हो, उसका भी लिमिटेड रिव्यू कराना पड़ेगा। और इसलिए ये कहा गया है सेबी के द्वारा कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपकी कंपनी और आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्लस जिन जिन के साथ आपकी कंपनी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस कंसोलिडेट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारी पर्टिकुलर कंपनीज और उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ये नियम फॉलो करने हैं। कौन से? कि लिमिटेड रिव्यू एटलीस्ट हमको कराना पड़ेगा उन एंटिटीज का। तो देयर इज वन अमेंडमेंट रिलेटिंग टू दैट। फिर इसके अलावा आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साइज में देयर हैव बीन दीस चेंजेस। टॉप 1000 और 2000 कंपनीज को अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 6 रखना होंगे, एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगी। उसमें भी टॉप 500 और 1000 लिस्टेड कंपनीज में 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की कुछ कंडीशंस हैं। स्पेशल राइट सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स अपन ने डिस्कस कर लिए, उसके अमेंडमेंट्स यहाँ पर हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोरम में देयर हैव बीन चेंजेस। इस तरह के सारे चेंजेस है। सेक्शन 173 से रिलेटेड एक चेंज है जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में अभी इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ स्टडी मटेरियल का चेंज है। सेक्शन 8 कंपनी को, तो नॉर्मली आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितनी मीटिंग करना होती है, तो ये कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे आप, ऐसे उनको साल में 4 मीटिंग करना है और 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 120 डेज। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को क्या कहा गया है? सेक्शन 8 कंपनी को कहा गया है कि दे हैव टू बेसिकली डू व्हाट, सो दे हैव टू डू 2 मीटिंग्स, या यू कह लो ऐसा कि सेक्शन 8 कंपनीज आर परमिटेड टू हैव बोर्ड मीटिंग्स प्रोवाइडेड दैट they conduct board meetings with 6 months interval. टेक्निकली ये 6 months इंटरवल नहीं है। टेक्निकली क्या कहा गया है? टेक्निकली ये बोलते हैं they will hold at least 1 meeting within every 6 calendar months. ये किसके लिए कहा गया है? This is basically for section 8 companies. क्या बोला है? With reference to above para 173 subsection 1 of Companies Act 2013, Section 8 company shall apply. Board of directors of such company will hold at least 1 meeting within every 6 calendar months. Or in case of specified IFSC, which is International Financial Services Center. ये बेसिकली क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जिसको सबसे पहले 2015 में गुजरात में गिफ्ट नाम का ऐसा एक सेंटर बनाया गया, जहाँ पे आप ये बेसिकली क्या आप देखोगे सिंगापुर वगैरह फाइनेंशियल हब्स बन गए। एशिया पैसिफिक में मेजॉरिटी कंपनीज सिंगापुर जैसी कंट्रीज में अपना रीजनल हेड ऑफिस
इंस्टॉल करती है और वहाँ से वो पूरे एशिया पैसिफिक के ऑपरेशंस मैनेज करती है। तो हमने बोला हम इंडिया में भी ऐसा क्यों ना करें, तो हमने बोला हम इंडिया में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाएंगे जिसके अंतर्गत बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी अपने आप को यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकती है और यहाँ से फिर वो क्रॉस बॉर्डर यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर पाएंगी। जैसे SEZ होता है उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, तो आपको फ्रीडम मिलेगी कई सारी प्रकार की इन टर्म्स ऑफ डूइंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। यू विल हैव टैक्स बेनिफिट्स एंड अदर थिंग्स। सो ये IFSC सेंटर है और इन कंपनीज को क्योंकि इंडिया में रजिस्टर किया गया है तो उस एंगल से देखा जाए तो इन्हें टैक्स बेनिफिट तो मिल रहे हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट इन पे लग रहा है तो कंपनीज एक्ट के कई सारे प्रोविजन से इनको एग्जम्पशन दिया गया। बट क्योंकि IFSC में इंडिया में रजिस्टर हुई है एज अ कंपनी, दैट इज व्हाई कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तो उनमें से एक एग्जाम्पशन ने क्या दिया गया है कि भाई इनको भी बोर्ड मीटिंग क्या करना है, साल में 4 नहीं होल्ड करेंगे तो चलेगा। सबसे पहली बात तो इनकी जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है, आपको 30 दिन में कंपल्सरली बोर्ड मीटिंग करना पड़ती है, कंपनी लॉ में आप देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए आपको 60 डेज का टाइम पीरियड दे दिया गया। तो इट मे बी नोटेड दैट IFSC पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी विल होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और फिर इनके बाद कहा गया है दे विल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। अब बहुत बारीकी में पढ़ोगे ना तो इन दोनों में भी थोड़ा फर्क होता है, वो आप कंपनी लॉ में समझ लेना। ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर का मतलब क्या हुआ, कैलेंडर ईयर फिक्स है जैन टू जून। वाह सर क्या बात बताइए, ये तो हमको पता ही नहीं था, थैंक यू थैंक यू। और जुलाई टू दिसंबर, तो आपको यहाँ पे एक मीटिंग और यहाँ पे एक मीटिंग होल्ड करना है, खत्म। यानी अगर आपने एक मीटिंग 30 जून को होल्ड करी और एक मीटिंग 1 जुलाई को होल्ड करी तो भी टेक्निकली दोनों हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में आपने मीटिंग होल्ड कर ली। लेकिन यहाँ कम वक्त ऐसा नहीं है, यहाँ बोला गया है एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक मीटिंग 15 जनवरी को होल्ड करी है तो आपको एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स मीटिंग होल्ड करना पड़ेगी। यानी कि अगली मीटिंग आप कब होल्ड कर सकते हो, तो 6 कैलेंडर मंथ्स प्रैक्टिकली कब पूरे हो जाते हैं, इट विल गेट ओवर ऑन 14th ऑफ जुलाई। तो आपको के बाद ये मीटिंग होल्ड करना है। इनफैक्ट इस तारीख तक आपको मीटिंग होल्ड करना है विद इन 6 मंथ्स। तो ये 14 जैन को अगर आपकी फर्स्ट मीटिंग है तो आपकी अगली मीटिंग 14 जुलाई को होना थी। ये कब होता, जब लिखा जाता दैट विद अ मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स, पर यहाँ पे 6 मंथ्स नहीं लिखा है, एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स लिखा है। इसका मतलब प्रैक्टिकली जनवरी अगर आपका पहला कैलेंडर मंथ है जहां मीटिंग हुई है तो एवरी 6 कैलेंडर मंथ मतलब जुलाई आपका अगला कैलेंडर मंथ होगा जहां तक आपकी मीटिंग हो जाना चाहिए। इसका मतलब प्रैक्टिकली आप 31 जुलाई तक सेकेंड मीटिंग होल्ड कर सकते हो। तो नीड नॉट गेट इनटू दीज मैनी डिटेल्स, ये सब कंपनी लॉ के मैटर है दोस्तों। अपन ऑडिट के फैकल्टी अपन ऑडिट पे ही सीमित रखे, ये बोर्ड मीटिंग वगैरह के प्रोविजंस वहां देखो, ये तो ऑडिट में इतना कनेक्शन आ गया इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट है जो स्टडी मटेरियल में अभी अभी स्टडी मटेरियल 2020 के अंतर्गत किया गया है। तो इस तरह से मैंने सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे आपको मार्क करके दे दिए। यू विल हैव टू बेसिकली रेफर ऑल दीज पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स, जिससे आपके क्यूमुलेटिव अमेंडमेंट्स व्हिच हैव कम इन द लास्ट 1 ईयर, यानी कि ये कौन से अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, आप बोल सकते हो 31 अक्टूबर 2018 से लेके 31 अक्टूबर 2019 तक के सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे मार्क्ड है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। अगर आपको इसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरा पुराना वीडियो जो मैंने शेयर किया है उसको आप रेफर कर सकते हो अमेंडमेंट का नवंबर 19 के लिए, प्लस मैंने एक डिटेल पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस LODR का स्टूडेंट्स के साथ वीडियो भी शेयर किया है। कूल, चलिए तो इसी के साथ हमारा किसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। सो ऑल दी अमेंडमेंट्स इज समथिंग विच वी हैव कवर्ड हियर। यहाँ पे मैंने आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, इसके अलावा तो एक आपका अमेंडमेंट अभी मैंने आपको बताया विच वाज विद रिस्पेक्ट टू Section 8 companies, IFSC companies, एंड इसके अलावा एक आपका अमेंडमेंट था विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के चेंज, 6 डायरेक्टर 1 वुमन डायरेक्टर, वो सारे प्रोविजंस आपको इनकॉर्पोरेट करना है। उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो यहाँ पे किए गए। तो दिस आई एम शेयरिंग इन द नोट्स, नॉट स्पेसिफिकली डिस्कसिंग हियर, ब्रीफली एंड ओवरऑल बेसिस आई हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग हियर। दिस कवर्स अप योर वन पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हम कहाँ पर आ गए वापस, तो सॉरी, तो हमने क्या कवर कर लिया, ऑडिट कमिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो हमारे अमेंडमेंट है ये कवर हो गए। नाउ लेट अस कम टू अमेंडमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू NBFCs।
स्टडी मटेरियल 2020 में there is an amendment with respect to non-banking financial companies which has been incorporated. इस amendment को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. First is relating to classification, or a better word would be categorization of NBFCs. And the second one is with respect to fraud reporting to RBI in case of NBFCs. ठीक है, तो you can say these are primarily these two amendments which we are talking about, and classification, categorization and fraud reporting. In amendments में what we are going to do is we are going to use the drone charts. क्यों? क्योंकि इसमें there's a lot of theory matter which has been involved here. तो हम ड्रोन चार्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पे रेफर करेंगे और वहाँ से इन चीज़ों को समझ लेंगे, और समराइज बाद में फिर मैं आपको यहाँ पे नोट्स बना के कर दूंगा. क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी में व्हाट इज दिस अमेंडमेंट. सो अमेंडमेंट नोट्स ले लेते हैं और उसमें लेट अस कम टू ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. एनबीएफसीज में क्या किया? एनबीएफसीज में आपको ध्यान होगा तो पहले non-banking financial companies used to be classified as a loan company, investment company and an asset finance company जो leasing और hire purchase के finance देती थी. थोड़ा सा क्विक बैकग्राउंड ले लो. क्या होता है भारत में? आप अपने आप को या तो एज अ बैंक रजिस्टर कर लो और सारे तरह के फाइनेंशियल काम कर लो, नहीं तो फिर आप कंपनी बन के फाइनेंशियल सर्विसेज देना चाहते हो, एज एन आपके इनकम और असेट्स का 50% या उससे अधिक, इनफैक्ट मोर देन 50% अगर आपका फाइनेंशियल नेचर का है तो आपको कंपल्सरली एज एनबीएफसी रजिस्टर करना पड़ेगा. अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जब आप रजिस्टर करोगे तो आपसे आरबीआई पूछेगा यार आप क्या करना चाहते हो, किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेसेस से भी गवर्न करता है, जैसे स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स. अगर आपको चिट फंड निधि कंपनी बनाना है तो उसका अलग कैटेगराइजेशन है. पर इसके अलावा अगर आप कोई फाइनेंशियल सर्विसेज देना चाहते हो, लाइक से फॉर द पर्पस यू आर सेइंग दैट आई वांट टू मेक अप अ कंपनी जैसे सहारा की, जिसमें मैं लोगों से बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस करके मैं इन्वेस्ट करूंगा अलग अलग जगह पे एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, या मेरा काम है बेसिकली लोगों को पैसे देना, लोन देना एज एन लोन कंपनी, या मैं फाइनेंस थ्रू द मींस ऑफ लीजिंग करूंगा, एलएंडएफएस लीज फाइनेंस करूंगा, असेट फाइनेंस दूंगा, असेट खरीद के लीज पे दूंगा, फाइनेंशियल लीज पे. या हो सकता है मैं माइक्रो फाइनेंस करूंगा, छोटे छोटे गांव में जा जाके रूरल एरियाज में 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार के छोटे फाइनेंस करूंगा, जो पहले बंधन बैंक थी आपकी. तो आपको बताना पड़ेगा आरबीआई को कि भाई आप किस कैटेगरी में बिजनेस करना चाहते हो, और फिर आपको वो वाला रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. फिर क्या होता है, हर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी की नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट, जैसे आप बोल सकते हो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, समझने के लिए डिटेल्स अपने नॉर्मल लेक्चर में अपन देखते हैं, अलग होगी. कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो आपका चेंज हो सकता है, प्लस कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट्स आपकी चेंज हो सकती है, लाइक लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने की, या आप पैसे कहाँ लगाओगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स के एक्सपोजर लिमिट्स होती है कि एक एनबीएफसी एक ग्रुप में एक कंपनी में कितना पैसा लगा सकती है, ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं. तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपकी कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल. और ये कैटेगराइजेशन में देयर वाज अ मेजर चेंज विच हैज बीन डन. सबसे पहला चेंज ये किया गया कि कई सारी कंपनियां बोलती थी कि यार हम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लोन भी देना चाहते हैं, लीज भी करना चाहते हैं. अब प्रैक्टिकली इसके लिए मुझे 3 अलग अलग तरह की एनबीएफसी रजिस्टर करना पड़ेगी, असेट फाइनेंस कंपनी और लोन कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो सबसे बड़ा चेंज जो किया गया वो ये किया गया कि पहले ये 3 अलग अलग कैटेगरी की कंपनियां हुआ करती थी, एसेट फाइनेंस, लोन और इन्वेस्टमेंट. इन तीनों कैटेगरी को मर्ज करके एक कॉन्सेप्ट आ गया है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज का. So now you have a new category which is known as investment credit company, and the basic फायदा of investment credit company is that this company can also do leasing services, leasing finances, it can also give loans, it can also make investments.
तो अब इसी बात है कि जब आप चेकलिस्ट पढ़ते हो एनबीएफसी के चैप्टर में, तो पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट कंपनी की चेकलिस्ट अलग होती थी, लोन कंपनी की अलग होती थी। अब उन दोनों को मर्ज करके आपकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी की चेकलिस्ट बन जाएगी, जो आपको यहाँ पे दी हुई है। फॉर द सेक ऑफ योर रेफरेंस, यहाँ पे हायर परचेज लीजिंग की भी चेकलिस्ट अभी आपके लिए मेंटेन की गई है, पर ध्यान रखना, अब लीजिंग हायर परचेज नाम की कोई सेपरेट फाइनेंस कंपनी नहीं होती है। ऐसे भी वो पहले ही एसेट फाइनेंस में मर्ज हो गई थी, पर आपके मॉड्यूल में अभी तक वो चेकलिस्ट आ रही है। तो जो नया कैटेगराइजेशन आया है दोस्तों, दैट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज, आईसीसी। ठीक है, तो दिस इज पार्ट नंबर 1। ये प्राइमरली क्या क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, एसेट फाइनेंस। इसके अलावा और स्पेसिफिक क्या क्या कैटेगरीज है, तो यू हैव अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये पहले भी होता था, अभी भी है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख, या अर्बन एरिया में तो 1,60,000 रुपए या उससे कम है, ये उन्हीं को फाइनेंस देती है। और ये सारे फाइनेंस जो होते हैं इनके, ये 2 साल प्लस के लिए होंगे, और कोई भी लोन 1 लाख रुपए से ऊपर के लिए नहीं होगा। ये विदाउट कोलैटरल होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इसमें ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, डेली रिकवरी, डेली रीपेमेंट्स के अंतर्गत भी ये फाइनेंस दिए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, आपको नाम से समझ में आएगा, ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए बनाई जाती है। ये कैटेगराइजेशन लेने से आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कर सकते हो, इससे आपको आरबीआई से कम रेट पे पैसा मिलता है। पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह भी आप रेज करोगे तो कम रेट पे आपको मिल जाएंगे। कुछ टैक्स डिडक्शंस भी किसी समय पर इनको दिए जाते थे। इसलिए इनकी नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट कम से कम 300 करोड़ होना चाहिए, और इनके 75% असेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में ही होना चाहिए। कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो 15% इन्हें मेंटेन करना है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सपोज डिबेंचर्स इशू करके डेट फंड कंपनी रेज करना चाहते हो, जिसमें आप सिर्फ डिबेंचर्स के थ्रू फाइनेंस करोगे, तो देन यू कैन रजिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस कंपनी। इसमें भी आपकी नेट ओन फंड्स आपको 300 करोड़ और मोर रखना होगी, और ये प्राइमरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पोस्ट कमेंसमेंट सीओडी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। आपको मालूम होगा, ये टोल रोड्स वगैरह तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये इस तरह के फाइनेंस देने के लिए बनाई जाती है। Then you have a core investment company, and this is something which is you can say important for the exam, क्योंकि अब core investment company में एक नई कैटेगरी आई है which is known as systemically important core investment company। तो core investment company क्या होती है समझिए। कई सारे ग्रुप होते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, बिरला हो गया, बिरला की प्राइम इन्वेस्टमेंट, रिलायंस की रिलायंस इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, ऐसी कंपनीज है। ये लोग क्या करते हैं, अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल धीरू भाई या मुकेश भाई इनफैक्ट की इच्छा हुई कि अपने को मुंबई इंडियंस जैसी एक क्रिकेट टीम लेना है, या कोई प्रो कबड्डी की टीम लेना है, तो ये टीम कैसे खरीदेंगे, वो पर्सनल पैसे से खरीद रहे हैं क्या, या रिलायंस खरीद रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कई सारी कंपनियों में ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे अभी एमलीज ले लिया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी बना देते हैं जो नॉर्मली अनलिस्टेड होती है, और इसमें प्राइमरली आप देखोगे तो प्रमोटर ग्रुप की मेजॉरिटी होल्डिंग होती है। जैसे अब रिलायंस में आप देखोगे तो मुकेश भाई की होल्डिंग खुद की 50% से भी कम है, but Reliance Investments and Holdings में he'll have a major holding stake, and this company will then invest in all the other companies जहाँ जहाँ पे उनका stake है, which includes Airtel also, which includes Oberoi Hotels also, which includes Hamleys also, which includes Mumbai Indians also। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनी के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो कंपनी बनाई है इन्होंने, इसका एक ही उद्देश्य है, प्रमोटर का पैसा इसमें है, और ये अलग अलग कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करेगी, तो इनकी 50% से ज्यादा असेट्स और इनकम फाइनेंशियल नेचर की हो गई, तो ये डीम्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई। तो इसको आरबीआई के पास रजिस्टर कराना है, और जहां आप आरबीआई के पास रजिस्टर कराओगे एज एन एनबीएफसी, तो वहाँ एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन और एक्सपोजर लिमिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप एक ग्रुप या एक कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि भाई आपके इन्वेस्टमेंट स्प्रेड अक्रॉस हो, तो उसके लिए आप एक ही ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। और ऐसे भी इन लोगों का उद्देश्य ऐसा सच देखा जाए तो एनबीएफसी रजिस्टर कराने का होना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अपना पैसा क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह लगा रहे हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि आप अगर ऐसी कंपनी बनाते हो जो 90% ऑफ द असेट आपके एक ही ग्रुप सेट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, जिसमें भी 60% असेट इक्विटी नेचर या कन्वर्टेबल नॉट मोर देन 10 ईयर्स के नेचर के इंस्ट्रूमेंट्स में होंगे, और आप इनमें ट्रेडिंग जरा भी नहीं करोगे, तो उस पर्टिकुलर केस में हम आपको एक स्पेशल कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन दे देंगे, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो आपके ऊपर फिर रजिस्ट्रेशन से लेके बहुत सारे दूसरे प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह की रिक्वायरमेंट से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, बशर्ते आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, यानी ये नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनीज होती हैं। इसकी एक नई कैटेगरी ये आ गई है कि अगर इनकी टोटल असेट्स अब 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो गई,
तो इन्हें मान लिया जाएगा कि ये अपने आप में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसको बेसिकली CIC नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग सिस्टमिक इंपॉर्टेंस का कहा जाता है। सिस्टमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो बेसिकली आपने देखा होगा एनबीएफसी जब पढ़ते हैं अपन, तो एनबीएफसी में अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो आपके ऊपर क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रिस्क, सॉरी क्रार, आपका कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, ये सब रिक्वायरमेंट आप पे लागू होना शुरू हो जाती है। वहीं डिपॉजिट पब्लिक से नहीं लोगे तो आप बहुत सारी रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट हो जाओगे आरबीआई के कंप्लायंसेस से। तो इसके लिए क्या हुआ, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी पे आरबीआई का बहुत ही छोटा मोटा रेगुलेशन लगेगा, पर नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनीज की अगर नेट ओन फंड्स 500 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी एनबीएफसी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के कैटेगरी की एनबीएफसी है, तो फिर 100 करोड़ से ऊपर के, अगर आपके 100 करोड़ या उससे ज्यादा के टोटल एसेट्स हो गए अगर आपके, तो आप सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी कहलाओगे। और उस केस में फिर आपकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, जैसे कि आपको कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो 30% का मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे नॉर्म्स हो जाएंगे विच यू डोंट हैव टू गेट इनटू। बस ये ध्यान रखना है कि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की दो कंडीशन होती है, एक उसकी टोटल सेट 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए और वो पूरा पैसा एक ही ग्रुप में लगाएगी, एंड सेकंड उसमें पब्लिक का कोई पैसा इन्वॉल्व है। ध्यान रखना यहाँ पे लिखा हुआ है रेजेस और होल्ड्स पब्लिक फंड्स डज नॉट मीन्स पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी हो सकता है इनकी इक्विटी शेयर्स में कुछ दूसरे लोगों के पैसे लगे हुए, बट पब्लिक डिपॉजिट ये डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर वो करना है तो फिर इसे अपने आप को आईसीसी की तरह रजिस्टर करना होगा। और एक फैक्टरिंग कंपनी है जो बेसिकली सिर्फ फैक्टरिंग करेगी, इनका प्राइमरली आधा बिजनेस एसेट्स और इनकम दोनों फैक्टरिंग से आना चाहिए। फैक्टरिंग एज इन जो आप करते हैं बेसिकली डेटाज डिस्काउंटिंग, वो तरह का काम करने वाली। एंड देन यू हैव अ नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ये प्राइमरली क्या कैटेगरी है? तो दिस इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जिससे referred to in the guidelines of licensing of new banks in the private sector, which is basically holds shares of a banking company and other financial services company। आपको नाम से ही समझ में आएगा, ये एक डोरमेंट टाइप की कंपनी है जिसका उद्देश्य सिर्फ क्या है, अलग अलग बिजनेसेस में स्टेक एक्वायर करना है। और वो कौन से बिजनेस है? सारे फाइनेंशियल। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में ही पैसा इन्वेस्ट करती है, तो ये ऐसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बट ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फाइनेंशियल बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही है। तो आप इस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, अकॉर्डिंगली आपके आरबीआई के नॉर्म्स उसमें चेंज हो जाएंगे। तो दिस इज वन क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज व्हिच इज देयर, एंड इससे रिलेटेड फिर आपकी चेकलिस्ट वगैरह चेंज हो जाती है। एंड जो दूसरा अमेंडमेंट है, दिस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड रिपोर्टिंग। ये क्या है? तो आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शंस इश्यू किए थे मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड से रिलेटेड इन एनबीएफसी, जिसको बोलते हैं एनबीएफसी रिजर्व बैंक मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड्स डायरेक्शंस 2016। तो आप देखो ये 2016 के डायरेक्शन है, बस आपके स्टडी मटेरियल में अभी इनकॉर्पोरेट किए गए, दैट इज वाई ये आपके सिलेबस में अभी आ गए। इस पूरे इंस्ट्रक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड अगर मैं दूं तो एनबीएफसीज में क्या होता है दोस्तों, एनबीएफसीज में जो भी फ्रॉड्स होते हैं उनको सबसे पहले तो क्लासिफाई करना होता है इंडियन पीनल कोड में जो क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार, और फिर आपको रिपोर्ट करना होता है। अब रिपोर्ट आपको किसको करना है? तो एनबीएफसी में अगर कोई फ्रॉड है तो किसे बताना पड़ेगा? क्या आरबीआई को बताना है क्या? तो देखो कंपनीज एक्ट में अपन पढ़ते हैं ऑडिटर को कोई फ्रॉड पता पड़ता है तो उसे क्या करना होता है, ही हैज टू रिपोर्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एनबीएफसी को कोई फ्रॉड पता पड़ता है, ऑडिटर को नहीं, एनबीएफसी के मैनेजमेंट को ही फ्रॉड पता पड़ता है, तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे पहले क्या करे, आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं। अब ऐसे में फिर सवाल यही उठता है कि यार आरबीआई को रिपोर्ट करना है तो कौन से फ्रॉड रिपोर्ट करना है? अब हमारी कंपनी में 5,000 का फ्रॉड हुआ तो क्या वो भी आरबीआई को रिपोर्ट करें? तो इसके लिए इन डायरेक्शंस में क्लासिफाई किया गया है फ्रॉड्स को। अगर आपका फ्रॉड 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आपका फ्रॉड 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कुछ और एडिशनल हो जाएंगी। यानी कि आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स प्राइमरली कहाँ शुरू होती है? जब आपके फ्रॉड्स 1 लाख और मोर या 1 करोड़ और मोर के। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे फ्रॉड्स जो 1 लाख से कम के हैं वो भी रिपोर्ट करना होता है, साथ ही साथ में कुछ एंटिसिपेटेड फ्रॉड्स भी रिपोर्ट करना होता है। तो ये पूरे डिटेल नोट्स हैं, आप इसको आराम से देख सकते हो। देयर इज नो पर्पस ऑफ रीडिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स आउट। जो रेगुलर बैच होती है उसमें अपन इसको शब्द बाय शब्द पढ़ के खोजबीन करके उसको खोदते हैं। आई थिंक अभी आपका इंटेंशन मोर सो वुड बी विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द होल क्लॉज। तो मैं आपको एक क्विक समरी इसकी देता हूँ जिससे अपना काम पूरा हो जाएगा।
तो classification and categorization of NBFCs, we have basically discussed it through drone charts. Fraud reporting, refer DC for detailed notes, and I will give you a quick summary here. ठीक है, सबसे पहले let us talk about reporting of frauds to RBI. 1, जिसके अंतर्गत we will classify or categorize this into two parts. Frauds involving amount of 1 lakh more, and frauds involving more than equal to 1 crores. इसके अलावा there are some unscrupulous borrower related frauds, and there is some reporting requirement with respect to anticipated frauds. इन दोनों को सेपरेटली बाद में डिस्कस करते हैं. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट फ्रॉड रिपोर्टिंग टू आरबीआई. बहुत ही सिंपल है. अगर कोई भी फ्रॉड आपका 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का है तो आपको उसे रिपोर्ट करना है. किसे रिपोर्ट करना है? तो देयर आर 2 रिपोर्टिंग्स. 1, within 21 days of noticing the fraud. फ्रॉड नोटिस करने के 21 दिन के अंदर अंदर आपको इसे रिपोर्ट करना है. कहां पे? टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द नॉन बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई. व्हाट इज दिस? तो आपकी एनबीएफसी जहां रजिस्टर्ड है वो एरिया में, उस ज्यूरिसडिक्शन में, तो आप बोलोगे बेसिकली आपका ज्यूरिसडिक्शनल रीजनल ऑफिस ऑफ द नॉन बैंकिंग सुपरविजन डिवीजन ऑफ आरबीआई. तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है? यू विल हैव टू बेसिकली गिव अ रिपोर्ट टू देम. ये रिपोर्ट आप किसको दे दो? तो यू आर बेसिकली गिविंग रिपोर्ट फॉर frauds which are of more than equal to 1 lakhs, and you are giving this particular report to whom? So we are giving this particular report to, regional office non-banking supervision division of RBI को. तो बेसिकली अगर अपनी रजिस्टर्ड यहाँ पे, तो हमारा डिविजनल ऑफिस से फॉर एग्जांपल मुंबई में आता है, तो हमें मुंबई में ये चीज़ रिपोर्ट करना पड़ेगी. ये सेंट्रल ऑफिस को रिपोर्ट नहीं हो रहा है, ये रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट हो रहा है. कौन से फ्रॉड्स रिपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे बेसिकली फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग ₹1 लाख और मोर, प्लस ऐसे फ्रॉड्स विच आर इनफैक्ट जगह कम पड़ेगी. तो यहाँ पे कंडीशन है, 2 स्टार लगाता हूँ, plus frauds which are taken by Central Investigative Agency for investigation or frauds which are decided to be reported. बाय आरबीआई. आरबीआई कोई स्पेसिफिक फ्रॉड चाहे तो बोल सकता है कि भैया ये वाले फ्रॉड्स भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेंगे. ध्यान रखना इस पूरी गाइडलाइन में आरबीआई को बैंक कहते हैं, तो बैंक बोलेंगे इसका मतलब आरबीआई. तो 21 दिन में आपने फ्रॉड नोटिस किया, आप किसको इन्फॉर्म कर दो? आप अपने रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म कर दीजिए. रीजनल ऑफिस को आपको क्या इन्फॉर्म करना है कि भाई ये फ्रॉड हुआ है. तो उसका कोई फॉर्मेट है क्या? तो फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट 1 इज बेसिकली द फॉर्म जिसमें आपको ये रिपोर्टिंग देना पड़ेगी. FMR 1 में आप क्या करोगे? ये रिपोर्ट दे दोगे.
ये क्लियर है। इसके अलावा आपको एक क्वार्टरली रिपोर्ट देना है विच इज 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर टू वही रीजनल ऑफिस नॉन बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। ये क्वार्टरली रिपोर्ट बेसिकली क्या है, एक क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है जिसमें आपके केस वाइज अपडेट ऑफ फ्रॉड दी जाएगी। कब तक? टिल द फ्रॉड इज डिक्लेयर्ड एज क्लोज्ड बाय आरबीआई, बाय द बैंक। बैंक ने बोल दिया ठीक है अब ये फ्रॉड रिजॉल्व हो गया तो काम खत्म। और ये रिपोर्ट जो आपकी जाएगी ये जाएगी फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट फॉर्म नंबर 3 के फॉर्म में। तो आपको दो रिपोर्ट देना है, क्वार्टरली रिपोर्ट और पहली आपको फ्रॉड नोटिस करते ही आपको ये रिपोर्ट देनी है। अगर आपके फ्रॉड में अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा इन्वॉल्व है तो फिर यहां पे क्या कहा गया है, एडिशनली ए within 21 days FMR1 you will have to give to Central Monitoring Cell. Central Fraud Monitoring Cell of RBI which is at Bangalore. तो 21 दिन में आपको एफएमआर की रिपोर्ट यहाँ पे एडिशनली देना है, यानी कि रीजनल ऑफिस में भी जाएगी और यहाँ पे भी जाएगी। किसमें? वही एफएमआर 1 में। प्लस आपकी जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी आपको एडिशनली सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल में आरबीआई के बेंगलुरु में देना पड़ेगी। तो ये एक एडिशनल रिपोर्ट, यानी आप यूं समझ लो रीजनल ऑफिस में भी गई और यहां पर भी चली गई, ये भी एफएमआर 3 में जाएगी। और इन सब के अलावा within 7 days of noticing the fraud, within 7 days of noticing the fraud, you will have to give a report to the chief general manager to, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल है, ये सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल किसका होता है? ये बैंकिंग डिवीजन का होता है, नॉन बैंकिंग सुपरविजन का नहीं होता है, ये बैंकिंग सुपरविजन डिवीजन का होता है। ये भी आपका बैंकिंग सुपरविजन डिवीजन का है। और 7 दिन में आपको सीजीएम ऑफ सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल ऑफ बैंकिंग सुपरविजन डिवीजन एंड नॉन बैंकिंग सुपरविजन डिवीजन को 7 दिन में रिपोर्ट करना है। और ये एक डीओ लेटर के फॉर्म में होगा। डीओ लेटर का मतलब होता है डेमी ऑफिशियल, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि इसका कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं हो और आप इसमें फॉर्मेलिटी की जगह मुद्दे की बात स्पेसिफिकली कर देते हो। तो ये आपको एडिशनली एक रिपोर्ट देना पड़ेगी। प्लस इन सब के अलावा फॉर ऑल फ्रॉड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, यानी 1 लाख से नीचे वाले भी, आपको एफएमआर फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2 में क्वार्टरली स्टेटस देना है 15 days ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर, एंड दिस इज एक्चुअली गिवन टू दी आरबीआई। और ये बेसिकली आरबीआई में कहाँ दिया जाएगा? तो दिस विल गो टू रीजनल ऑफिस नॉन बैंकिंग सुपरविजन डिवीजन पे। अब इसमें कौन सा कहाँ जा रहा है बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको इसको समराइज करके यहाँ बता रहा हूँ। आपको मुद्दे की बात यही काम में आएगी आफ्टर इवन सीइंग द नोट्स। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, 1 लाख या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो आप किसको रिपोर्ट करना? रीजनल ऑफिस को। एफएमआर 1 होता है आपका जो 21 दिन में फ्रॉड पता पड़ते से देना पड़ता है किसको? एनबीएफसी को। और एफएमआर 3 होता है जिसमें आप क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट केस बाय केस बेसिस, हर क्वार्टर में हर फ्रॉड की केस बाय केस बेसिस 15 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर देते हो। ये दोनों रिपोर्ट अगर आपका फ्रॉड 1 लाख या उससे ज्यादा का है तो रीजनल ऑफिस में जाएगी जाएगी, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो रीजनल ऑफिस के अलावा सेंट्रल सेल जो बैंकिंग डिवीजन का है आरबीआई का, नॉन बैंकिंग का नहीं, उसके पास भी जाएगी। प्लस एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा के फ्रॉड की 7 दिन के अंदर अंदर आपको देना पड़ेगी टू द चीफ जनरल मैनेजर, दोनों सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल ऑफ द बैंकिंग डिवीजन एंड द नॉन बैंकिंग डिवीजन जो बैंगलोर में बैठे।
इन सब के अलावा सारे फ्रॉड्स की एक क्वार्टरली स्टेटस रिपोर्ट आपको देना पड़ती है एफएमआर 2 में, जो क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन में देना है, जिसमें 1 लाख से कम ज्यादा वाले सारे फ्रॉड्स कवर हो गए। आई होप मैंने एकदम शॉर्ट में इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अगर कोई अनस्क्रपलस बोरोअर रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, ये बेसिकली कौन से फ्रॉड्स होते हैं, तो दीज आर फ्रॉड्स वेयर बेसिकली देयर इज अ फंड मिसयूटिलाइजेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, साइफनिंग ऑफ फंड, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, या फिर आपने क्या किया है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स किया है, फर्जी असेट्स दिखा दिए आपने, स्टॉक स्टेटमेंट गलत दिखा दिए और लोन ले लिया है। इस तरह के जहाँ पे आपने बेसिकली फंड्स मिसयूज करने के लिए लोन्स लिए, उसकी आपको अनस्क्रपलस बोरोअर की एक सेपरेट इंफॉर्मेशन देना पड़ती है, जो आपके एफएमआर 1 के पार्ट बी में होती है। तो कुछ भी नहीं है, रिपोर्टिंग आपकी सब फ्रॉड्स की जैसी है वैसी होगी। एडिशनली आपको एक पार्ट भी फिल करना पड़ेगा। कब, जब फ्रॉड ऐसा है जिसमें बोरोअर ने कोई फंड साइफनिंग करी है, फंड्स का मिसयूटिलाइजेशन किया है। और एंटिसिपेटेड फ्रॉड्स अगर 25 लाख या उससे ज़्यादा के हैं, ये फ्रॉड्स एक्चुअल में हुए नहीं है, ये आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड्स पॉसिबली हो सकते हैं, और आपको क्या लग रहा है ये फ्रॉड्स का अमाउंट कितना है, 25 लाख या उससे ज़्यादा। क्या है ये? अटेम्प्टेड फ्रॉड्स। तो इफ 25 lakhs और मोर के अटेम्प्टेड फ्रॉड्स अगर हुए हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में यू विल हैव टू गिव अ रिपोर्ट टू आरबीआई फॉर दिस। इसके लिए कोई फॉर्मेट वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं है, ये रिपोर्ट आपको देना पड़ेगी। ये आपके एनबीएफसी के अमेंडमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड रिपोर्टिंग। आई थिंक ये चार्ट आपको बड़ा काम में आ जाएगा। इसमें आप डिटेल में अगर इसको देखना चाहो तो साथ में मैं आपको ड्रोन चार्ट भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें ये पूरी चीज़ें आपको डिटेल में विद डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, इसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमने बात करी है 25 लाख और उससे ज़्यादा के अटेम्प्टेड फ्रॉड्स है, इसकी रिपोर्ट हमें प्राइमरली आरबीआई को नहीं देना होती है। दिस रिपोर्ट एक्चुअली गोज टू द ऑडिट कमिटी एंड देन ऑडिट कमिटी हैज़ टू रिव्यू इट, ऑडिट कमिटी ऑफ एनबीएफसी, और वो फिर उसको आगे आरबीआई को बेस्ड ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड द आरबीआई नॉर्म्स विल रिपोर्ट इट फर्दर टू आरबीआई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। ये हमारा असॉर्टेड अमेंडमेंट सीरीज का सेकंड लेक्चर होता है, जिसमें हमने सारे अमेंडमेंट जो स्टडी मटेरियल 2020 से रिलेटेड है, अदर देन जो क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं बेसिकली आपके एमसीक्यूज, इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज, वो सारे हमारे कवर हो जाते हैं। अब थर्ड पार्ट में वील कवर अप द एमसीक्यूज एंड द इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज। थैंक यू।